तो आज की इस नई क्लास में हम लोग आज चालू करेंगे फंडामेंटल आर्ट्स, जो कि बीए के बच्चों के सिलेबस में भी है। बीए सेकेंड सेमेस्टर में, किसमें है? बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के साथ साथ जो टीजीटी के बच्चे भी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे क्या? लय, ताल, संतुलन, रेखा, ठीक है, इन सब के बारे में आप फंडामेंटल आर्ट्स को पढ़ेंगे। यानी आप बेसिक रूप से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो बच्चे बीए सेमेस्टर सेकेंड में हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल आर्ट्स में देखेंगे कला क्या है। कला क्या है? तो कला की बात अगर करें तो कला मानव की एक सहज अभिव्यक्ति है। अगर छोटे से शब्दों में कहें तो कला मानव की एक सहज अभिव्यक्ति है। सहज अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि सहजता से लोग अपने कार्य को या अपनी कला को किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी तरह से व्यक्त करते हैं। तो जैसे आप थोड़ी देर के लिए मानिए आप घर में खाना बनाते हो, वो भी एक कला है। साफ सफाई करना भी एक कला है। कोई बहुत अच्छे तरीके से करता है, कोई ऐसे कर देता है ना कि आने वाला कह देता है यार अभी सही से झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है। जैसे रोटी भी आप बनाते हो तो बहुत से लोग बढ़िया गोल रोटी बनाते हैं, बढ़िया पतली रोटी बनाते हैं, ये उनकी क्या है? एक कला है। शायद हम बनाए तो टेढ़ी मेढ़ी बनाए, घुमा घुमा के बनाए, बहुत लोगों के अंदर होती है कि वो घुमा लेते हैं। तो इसी तरह इस कला मानव की एक सहज अभिव्यक्ति है जिसे वो किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरीके से व्यक्त कर सकता है। प्राचीन काल की बात को समझें, यानी प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में लोग गुफाओं में निवास करते थे, ठीक है। गुफाओं में निवास करने के साथ साथ वो आज भी बहुत सारी गुफाएं, इससे पूर्व की क्लास में मैंने पढ़ाया है, जहां पे वो लोग निवास करते थे और चित्रकारी कर देते थे। चाहे वो किससे कर दें? कोयले से कर दें, है ना। कोयले के माध्यम से क्या रेखाओं को अनगढ़े तरीके से गढ़ देते थे। जैसे उन्होंने बाइसन का बनाया तो कुछ ऐसा करके बना दिया कि हाँ हमारे समय में ऐसा कोई जानवर था। एक थोड़ी सी सहज अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो कैसे करते थे। तो रेखाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, तब तो प्राकृतिक रंग थे, उन्हीं के माध्यम से वो चीजों को व्यक्त करते थे। तो प्राचीन समय की बात ये है कि गुफाओं से लेकर कांच की खिड़कियों तक कला को हम कहीं भी देख सकते हैं। कांच की खिड़कियों का बात झांकने तक की इसलिए की गई है कि जैसे कांच से संबंधित कलाएं भी थी, जैसे बाइजेंटाइन कला, रोकोको कला, यूरोपियन में आप पढ़ेंगे, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो थोड़े से शब्दों में ही बात को यहाँ कला के संबंध में खत्म करेंगे कि देश काल परिस्थिति आगे कुछ भी हो, लोगों ने सहज रूप से अपनी चीजों, अपनी मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ना कोई तरीका लिया और किया। उसी को हम कहते हैं कला मानव की एक सहज अभिव्यक्ति। छोटे शब्दों में आप इसे यही समझेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा है कि हमने नानी मतलब मिट्टी से मूर्तियां बनाई हैं, ठीक है। मिट्टियों के बर्तनों का प्रयोग होता था, ये भी एक कला है, ठीक है। लोग क्या करते थे कि मिट्टी ले ली, उसी से मूर्तियां बना दी। भले ही उनका एक बहुत अच्छा रूप ना रहा हो, लेकिन अपने मन या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मिट्टी का भी प्रयोग किया है। इसके बाद शुरू में जो प्राचीन समय था, ज्यादातर चित्र किसमें बने हैं? ताड़पत्र पे बने हैं। यानी ताड़पत्र यानी तब कागज नहीं था, तो मानव ने क्या किया, पत्तों को सुखाकर उनको तैयार कर उनमें चित्रकारी करी। फिर धीरे से कपड़े पर करी, और फिर थोड़ा सा 15वीं सदी के आसपास जब हम लोग पहुंचे हैं, जब कागज का आविष्कार हो चुका था, तब लोगों ने क्या किया, कागज में भी चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे कि कला, इससे पहले मैंने पूर्व क्लास में पढ़ाया है, ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा गया है। बांटा गया था ना 5 भागों में। कौन कौन सी कला थी? पहली आपकी हो गई चित्रकला, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? मूर्ति कला। तीसरा है आपका स्थापत्य कला। चौथा कर लीजिए वास्तुकला। और 5वां क्या है?
कौन सी रह गई? संगीत काव्य कला, संगीत काव्य कला। कला को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम ललित कला के इन 5 भागों की बात करेंगे, है ना। चित्रकारी की बात करें यानी चित्रकला की, तो इसके अंदर वो कलाएं आ जाती हैं संपूर्ण रूप से, जिसमें मानो सहज चित्रकारी कर देता है कोई दीवार पर, धरातल पर, है ना, कोई भी कपड़े पर। ये सब क्या है? चित्रकला के अंतर्गत आती है। इसके बाद विशेष रूप से स्थापत्य की बात करें, है ना, तो स्थापत्य में क्या बनती है? इमारतें, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो लोगों ने बहुत सारी मंदिर, मस्जिद शुरू में निर्माण किए, बहुत सारे गिरजाघर बने हैं, यूरोपियन में जाएंगे आप तो जो स्थापत्य है, अगर मुगल काल में आ जाइए, अभी शैली पढ़ा रहे हैं तो वो ये भी इसमें स्थापत्य कला है ना। ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ये सब क्या है? बहुत सारे गुप्तकालीन आपके मंदिर, ये सब क्या है? स्थापत्य कला है। इसके बाद हम संगीत और काव्य कला की बात करें। संगीत और काव्य कला का मतलब है कि अगर व्यक्ति संगीत यानी गाकर, बहुत अच्छा गाकर भी अपनी कला को व्यक्त करता है, तो वो भी क्या है? कला ही है। और कला के अंतर्गत ललित कलाओं में हमने संगीत कला को भी जगह दी है। इसी तरह अब हम काव्य कला की बात करें तो काव्य कला क्या है? तो काव्य कला है यानी जब कोई बहुत अच्छा राइटर या लेखक काव्य को लिखता है और आर्टिस्ट या फिर कोई पढ़ने वाला या जो पाठक होता है उसको जब पढ़ता है, उसे जो रस की प्राप्ति होती है, जो अनुभूति होती है, जो मन को शांति मिलती है, वो क्या है? काव्य कला। और काव्य कला व्यक्त भी की जाती कभी रंगमंच के द्वारा, नाटकों के माध्यम से, है ना। तो ये सब क्या है? काव्य कला के अंतर्गत आता है। इसके बाद मूर्ति कला। मूर्ति कला के बारे में साधारण सी बात है कि मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं, जो बाहर आप लोग देखते होंगे, जैसे खजुराहो में चले जाइए, बनी है मूर्तियां बाहर, बढ़िया, उनको क्या कहेंगे? मूर्ति कला के अंतर्गत लेंगे। बहुत एकल मूर्ति कला बनी है, तो ये सब क्या है? मूर्ति कला के अंतर्गत हम इन्हें मानेंगे। इसके बाद वास्तुकला, यानी इसको कहेंगे भवन निर्माण, भवन निर्माण की कला। देखिए आज भी विद्यमान है ये कला और पहले भी है। जैसे ताजमहल बना है या लाल किला है, इसका वास्तुकार है ना, जिसके हाथ काट दिए गए थे, ठीक है। जिसे चंडीगढ़ शहर है, किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? ली कार्बुजिए ने किया था, तो वो वास्तुकार ही है। यानी कि भवन कैसा बनना है, यहाँ किचन, यहाँ लैट्रिन बाथरूम, यहाँ 2 रूम, यहाँ ड्राइंग रूम, ये सब क्या है? वास्तु ही तो है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ वास्तुकला के लिए आप जानते हैं किसे जाना गया था? किस देवता को बेसिक में पढ़ाया? बेसिक वाली क्लास में पढ़ा होगा। ब्रह्मा को माना गया। उसके बाद विश्वकर्मा जी को बताया गया सबसे अच्छा श्रेष्ठ वास्तुकार, है ना, जिसमें हम लोग शस्त्रों का निर्माण भी करते हैं। औजारों की पूजा क्यों होती है? विश्वकर्मा जी की ही होती है। तो इसीलिए वास्तुकला यानी भवन निर्माण की कला भी कहेंगे। सही वास्तु, सही दिशा, सही जगह पर चीज का निर्माण करना ही भी वास्तुकला, यानी ये वास्तुकला भी ललित कला के अंतर्गत आती है। और ये भी एक कला है जिसमें मानव अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। लोग पहले गुफाओं में ही रहते थे, भले ही पत्थर को काट के बनाते थे, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उसको परिवर्तित और बनाया करते थे। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी एक कला है, ठीक है। ये अभी आप सिर्फ कला को समझ रहे हैं। इसके बाद ये 5 तो थी हमारी जो कला है ललित कला के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल आर्ट्स में, बेसिक्स में आपको सबसे ज्यादा किसे पढ़ना है? तो कला के कुछ, चित्रकला के कुछ क्या बताए गए हैं? तत्व। चित्रकला के तत्व, ठीक है। चित्रकला के तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने तत्व माने गए हैं? 6। कितने हैं? 6। अब इन 6 की बात करते हैं। ये 6 हैं क्या, और ये 6 मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट कैसे हैं? 3 3 6, ठीक है। तो पहला रेखा, पहला क्या है? रेखा। दूसरा है रूप, तीसरा है वर्ण, चौथा है तान, पांचवा है पोत, और छठा है अंतराल। तो ये क्या है हमारे 6?
ये तत्व है। क्या है? तत्व। क्वेश्चन पूछा जाता है चित्रकला में षडंग कितने हैं? 6। चित्रकला में तत्व कितने हैं? 6। इन चीजों को याद रखिएगा, लोग षडंग और तत्व में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, इन्हें हम संयोजन के सिद्धांत भी कहे अगर तो भी कहेंगे, ये सिद्धांत भी 6 हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा। रेखा रेखा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर रेखा में प्रवाह हो तो वो एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक, पहली चीज तो ये एक क्या पैदा कर देती है। अगर मान लीजिए ये रेखा ऐसे जा रही है तो आपके मन में एक सवाल पैदा कर देगी कि ये रेखा कहाँ तक जा रही है ना? एक विचलन होगा कि ये रेखा का अंत कहाँ है। ठीक, तो एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक मिलाकर, तीसरे से चौथे में मिलाकर हम एक आकार को बनाते हैं। रेखा क्या है? एक आकार, यानी रेखा के बगैर हम कोई चित्रण कार्य नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है कि बिना रेखाओं के हम अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके। और ये प्राचीन काल से लेकर अब तक रेखाओं का महत्व रहा है, चाहे वो अजंता की गुफा रही हो, चाहे वो लास्को की गुफा रही हो, चाहे पंचमढ़ी हो, चाहे अल्टामीरा हो, कोई भी गुफा हो, उनमें सब में हमें सबसे ज्यादा क्या, रेखाओं से बने चित्रों का ही अंकन मिलता है। तो रेखा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अगर रेखा है तभी हम क्या कर सकते हैं, रूप का निर्माण कर सकते हैं। रेखा नहीं होगी, इनके ना होने पर हम रूप का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए रूप को निर्माण करने के लिए रेखा की जरूरत है, और अगर रेखा है तो हम किसी रूप का निर्माण कर सकते हैं। जब हमारे रूप का निर्माण हो जाएगा तो हमें वर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। वर्ण का अर्थ होता है रंग। ठीक, रंगों के माध्यम से भी हम चीजों को या चित्रों को उत्कृष्ट बनाते हैं। अगर वर्ण नहीं है तो शायद वो शोभा मायन नहीं हो सकती। अगर वर्ण है तो हमारे पास, यानी रंग है, तो फिर हमारे पास तान का होना जरूरी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं टोन। ठीक, कहते हो ना रेड टोन का कपड़ा लाना है या हल्का पर्पल टोन में कपड़ा लेना है, साधारण भाषा में आप ये कहते हो। या ऐसा कहते हो कि यार हल्की इस टोन का कलर, इस रंग की टोन में तुमने दीवार में कलर कराया होता तो दीवार बहुत सुंदर लगे। तो अगर वर्ण है तो तान का भी महत्व है। सही तान, सही रंग का इस्तेमाल, सही क्रम, या अगर हम कहीं पे हरा यूज कर रहे हैं, जरूरी है कि वहां पे हरा अच्छा लगे। अब फिर हरा यूज कर रहे हैं तो हरे की टोन क्या होनी चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, कितना हल्का होना चाहिए। तो हल्के और गहरेपन को हम लोग क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोत। पोत को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सचर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेक्सचर। टेक्सचर का अर्थ होता है जब आप कभी कपड़ा लेने जाते हो तो देखते हो ना कि कॉटन का है, लिलन का है, सिल्क का है, और जो जो चलते हो। ठीक है, तो जब तक आप टेक्सचर नहीं समझ लेते हो तब तक आप कपड़े का चुनाव नहीं करते हो। इसी तरह चित्रण में भी किस टेक्सचर, यानी किस धरातल पर हमें चित्रण कार्य करना है और उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उस पर विषय को अपना सही मानने के बाद ही आप उसमें क्या करते हो, उस विषय को चित्रित करते हो। तो पोत का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर हमारे पास सही माध्यम, सही दीवार, थोड़ी देर के लिए सही धरातल कागज ना हो, वाटर कलर करना है, जरूरी नहीं कि आप साधारण पन्ने में बहुत अच्छा वाटर कलर कर लें। जब तक आप पन्ने का टेक्सचर नहीं देखेंगे तब तक आप कार्य नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, टेक्सचर। अगर टेक्सचर है यानी ये पोत है तो अंतराल। अंतराल क्या है, चित्रकार का कार्य करने का स्थान, जिसमें चित्रकार कार्य करता है, यानी चित्रकार के कार्य करने का स्थान। यानी एक चित्रकार किस धरातल, किस स्थान पर काम करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। तो ये 6 तत्व थे जिन्हें आपने आज मुख्य रूप से ऐसे जवानी भाषा में ही सुना है। क्वेश्चन पूछता है रेखा का विषय, टीजीटी में भी पूछता है रेखा का महत्व क्यों है, रूप का क्यों है, वर्ण का क्यों है, तान क्या है, पोत क्या है, अंतराल क्या है, अंतराल का प्रयोग कहाँ होता है। तो चित्रकार जिस क्षेत्र या जिस पटल पर या फिर जिस माध्यम में काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं,
अंतराल कहते हैं। तो आज की क्लास में फंडामेंटल में आर्ट्स में यही आपको पढ़ाएंगे। आगे की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेखा, रेखा के प्रकार, रेखा के प्रयोग, कौन सी रेखा किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करते हैं।